हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर के मैथ्स का पार्ट। इससे पहले मैंने इसी क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश, जनरल साइंस, सोशल साइंस और इंटेलिजेंस वाले पार्ट के सोल्यूशन वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियोस को देख लेना। एंड आप में से काफ़ी लोगों ने मैथ्स का वीडियो का डिमांड किया था, तो मैंने वीडियो बनाने का सोचा। बट इससे भी अच्छी क्वालिटी में शायद आपको ये वाला पेपर का सोल्यूशन दूसरे चैनल्स पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि मेरा चैनल का एम या लक्ष्य ये है कि आपको बेटर रिसोर्सेस मिले, फिर चाहे वो आपको मेरे चैनल से मिले या दूसरे चैनल से। मैंने कोशिश की है वीडियो में अपना एफर्ट डालने की, बट स्टिल अगर आपको किसी और चैनल पे इस वीडियो का अच्छा सोल्यूशन मिलता है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ a to the power 8 plus 1 by a to the power 8 into a to the power 4 plus 1 by a to the power 4 into a square plus 1 by a square into a plus 1 by a into a minus 1 by a is equal to a to the power b minus 1 by a to the power b, then value of b is, options are 8, 16, 32 और 64। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ से हमें b का वैल्यू निकालना है और b a के पावर में है, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, जिससे हमें b का वैल्यू मिलेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले आने चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे है a प्लस 1 बाई ए इंटू ए माइनस 1 बाई ए। ये अगर हम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले में फिट करें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। यानी कि a प्लस 1 बाई ए इंटू ए माइनस 1 बाई ए, इन दोनों टर्म्स को हम मिला के लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिमिलर टर्म्स मिलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला में तो ये क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर 4 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 4। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट वाले टर्म्स को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं ए टू द पावर 4 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 4। इसी के साथ थर्ड स्टेप में हमें ए टू द पावर 4 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 4 मिल रहा है। उसके साथ है हमारा नया टर्म ए टू द पावर 4 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 4। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 8 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 8। सेम फार्मूला लग रहा है यहाँ पे भी। और इसी तरह से फोर्थ स्टेप में बस दो टर्म्स बचे, ए टू द पावर 8 प्लस 1 बाई ए टू द पावर 8 इंटू ए टू द पावर 8 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 8। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 16 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 16। सेम फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो टर्म हमें मिला है ए टू द पावर 16 माइनस 1 बाई ए टू द पावर 16, इसको अगर हम राइट हैंड साइड वाले टर्म से इक्वेट करें, राइट हैंड साइड वाला टर्म है ए टू द पावर बी माइनस 1 बाई ए टू द पावर बी। तो देखिए ए का पावर 16 है लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में ए टू द पावर बी है, यानी कि b इज इक्वल्स टू 16 होगा। सो ऑप्शन नंबर 2, 16 इज द करेक्ट आंसर। Next question. In a fruit store, there are 4 into a square minus 2 by 3 b square boxes, and in each box there are 3 by 4 a square plus 3 b square apples. How many apples are there in the store? तो किसी फ्रूट स्टोर में इतने बॉक्सेस हैं और इन बॉक्सेस में इतने एप्पल्स हैं। हमें पता करना है कि टोटल कितने एप्पल्स हैं। तो ये निकलेगा टोटल नंबर ऑफ जितने बॉक्सेस हैं उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। यानी कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में 4 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 बाई 3 बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 8 बाई 3 बी स्क्वायर। तो अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 ए स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर, सेकेंड के अंदर है 3 बाई 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को पहले सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, 4 ए स्क्वायर इंटू 3 बाई 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इंटू 3 बी स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म बचा हुआ था जो कि है माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म से 1 बाई 1। तो ये हो जाएगा फर्स्ट में माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर इंटू 3 बाई 4 ए स्क्वायर माइनस 8 बाई 3 बी स्क्वायर इंटू 3 बी स्क्वायर। तो अब जो भी टर्म्स कैंसिल होंगे आपस में उन्हें कैंसिल कर लेना है एंड बचे हुए को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बचेगा हमारा 3 ए टू द पावर 4 प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी टू द पावर 4। यहाँ पे दो टर्म्स कॉमन है, 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो मिलेगा हमें 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर निकलता है 3 ए टू द पावर 4 प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 बी टू द पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 4ab बाई a प्लस बी देन वैल्यू ऑफ x प्लस 2a बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई x माइनस 2b इज।
तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना है, जहाँ पे x का वैल्यू हमें दे रखा है 4ab/a+b। तो बस x के जगह हम 4ab/a+b पुट करके पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चारों x के जगह उसका वैल्यू पुट कर दो। प्लस साइन के आगे और पीछे दोनों टर्म्स में ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एलसीएम लेना है हमें। तो एलसीएम हो जाएगा a+b सारे टर्म्स में, एंड ऊपर फर्स्ट टर्म में बचेगा 4ab + 2a² + 2b। नीचे है 4ab - 2a² - 2ab। सेकेंड टर्म का ऊपर है 4ab + 2ab + 2b² एंड नीचे होगा 4ab - 2ab - 2b²। अब सिंस ऊपर और नीचे दोनों के नीचे वाले टर्म यानी दोनों के डिनोमिनेटर्स a+b हैं, तो हम इन a+b को ऊपर नीचे कट कर सकते हैं प्लस के आगे और पीछे दोनों टर्म्स में। तो अब क्या बचा 4ab + 2a² + 2ab डिवाइडेड बाय 4ab - 2a² - 2ab प्लस 4ab + 2ab + 2b² डिवाइडेड बाय 4ab - 2ab - 2b²। अब यहाँ पे 4ab + 2ab क्या हो जाएगा 6ab, और नीचे 4ab - 2ab क्या होगा 2ab। उसी तरीके से सेकंड टर्म में 4ab + 2ab क्या होगा 6ab, और अगेन नीचे 4ab - 2ab 2ab। तो अब टर्म मिला 6ab + 2a² डिवाइडेड बाय 2ab - 2a² प्लस 6ab + 2b² डिवाइडेड बाय 2ab - 2b²। तो फर्स्ट वाले टर्म में 2a कॉमन हो रहा है ऊपर और नीचे दोनों में, तो 2a कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3b + a, और नीचे 2a कॉमन लेने पे बचेगा b - a। सिमिलरली सेकेंड टर्म में 2b कॉमन ले सकते हैं हम ऊपर और नीचे दोनों ही में, तो 2b कॉमन लेंगे, ऊपर बचेगा 3a + b, नीचे बचेगा a - b। अब 2a आपस में कैंसिल, 2b आपस में कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 3b + a डिवाइडेड बाय b - a प्लस 3a + b डिवाइडेड बाय a - b। एलसीएम लेने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसके लिए हम सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये भी हमारा -b/a हो जाएगा। अब सेकंड वाले टर्म के आगे माइनस है और उससे पहले प्लस साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस होता है, तो अब दोनों टर्म्स के बीच में माइनस साइन हो गया। तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं b - a का, तो ऊपर बचा 3b + a - 3a - b इज इक्वल्स टू 2b - 2a डिवाइडेड बाय b - a। अब ऊपर में 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा b - a, जो कि नीचे के b - a से कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली आंसर मिलेगा 2। Next question. If 8 is multiplied with 7 more than a number, it becomes the same as 15 is added to 3 times the same number. This can be represented by which of the following equations? तो ये लैंग्वेज में दिया हुआ है और इसे हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में है इफ़ 8 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 7 मोर देन अ नंबर, तो ये जो अ नंबर है इसको हम मान लेते हैं x। 8 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 7 मोर देन अ नंबर, 7 मोर देन अ नंबर क्या मतलब होगा 7 प्लस दैट नंबर, और दैट नंबर हमने क्या माना है x, यानी कि 7 + x। इससे क्या मल्टीप्लाइड है 8, यानी कि 8 × 7 + x। फिर है इट बिकम्स द सेम एज 15 इज एडेड टू 3 टाइम्स द सेम नंबर, 3 टाइम्स द सेम नंबर, सेम नंबर मतलब x, ठीक है। तो 3 टाइम्स x यानी कि 3x, 15 इज एडेड टू 3 टाइम्स द सेम नंबर यानी कि 15 + 3x। इट बिकम्स इक्वल, यानी कि 8 × 7 + x इज इक्वल्स टू 15 + 3x। सो द फाइनल इक्वेशन इज 8 × फर्स्ट ब्रैकेट 7 + x इज इक्वल्स टू 15 + 3x, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। Fifth question is second bracket 44 into first bracket x⁴ - 5x³ - 24x², first bracket बंद second bracket closed divided by second bracket 11x into first bracket open x - 8 first bracket closed second bracket closed is equals to। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड फाइनल आंसर निकालना है। तो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या फॉलो करते हैं BODMAS रूल, तो उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 44 के बाद के जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट, इसके अंदर में जो टर्म्स है वहाँ से x² हम कॉमन लेंगे, तो 44x²। अब अंदर बचेगा x² - 5x - 24। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टरिंग, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। बट अभी जो सेकंड वाला पार्ट है डिवीजन के बाद उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 44x² के बाद वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -5x को हम कैसे लिख सकते हैं -8x + 3x। इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम बाय फैक्टरिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 24 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से 8 और 3 को अरेंज करके हम 5 बना सकते हैं।
इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। सेकंड वाले पार्ट को रहने देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 44x² के बाद हम फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाला फर्स्ट दो टर्म जो है x² माइनस 8x, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर होगा x माइनस 8। बाकी दोनों टर्म से +3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 8। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और सेकंड वाला पार्ट जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 44x² के बाद x माइनस 8 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो इसको हम निकाल लेते हैं और अंदर बचेगा x प्लस 3। सो 44x² इंटू x माइनस 8 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई सेकंड वाला पार्ट एज इट इज़ रहने देते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं तो जितने भी कॉमन टर्म्स हैं वो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर और नीचे x माइनस 8 हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक x ऊपर का और नीचे का x कैंसिल हो जाएगा और 11 से 44 डिवाइड जाएगा 4 से। सो फाइनली हमारा बचेगा 4x इंटू x प्लस 3 यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर L1 इज पैरेलल टू L2 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स है L1 और L2 एंड इनके बीच में दो ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं जो कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दे रखे हैं, एंगल 3 हमें निकालना है। तो यहाँ पे एंगल 3 निकालने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हो। हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है हम एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे L3 जो कि इस ट्राइंगल के टिप पे होगा। यहाँ पे लाइन 3 के साथ जो एंगल बन रहा है सेकेंड वाले ट्रांसवर्सल का उसको हम x मान लेंगे। तो अब L1 और L2 आपस में पैरेलल है एंड L3 हमने पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस के कंडीशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल x, क्योंकि ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, z फॉर्म करते हैं ये, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल 1 है 115 डिग्री, एंगल 2 है 40 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 75 डिग्री। एंगल 1 माइनस एंगल 2 करके x निकल गया। अब क्या करेंगे, एंगल x प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो दो एंगल्स बनते हैं वो आपस में को इंटीरियर होते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। इसीलिए एंगल x प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल x की वैल्यू है 75 डिग्री, अभी हमने निकाला, उसको यहाँ पुट करेंगे एंड यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे वाज डन ऑन 900 स्कूल चिल्ड्रंस अबाउट देयर चॉइस ऑफ टीवी प्रोग्राम्स। ए स्पोर्ट्स, बी कॉमेडी शोज, सी सीरियल, डी न्यूज़। देयर चॉइस आर शोन इन द पाई चार्ट। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एंगल्स दिखाया गया है ABCD के लिए एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन शोड इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी शोज़। सो टोटल 900 स्कूल चिल्ड्रन पे एक सर्वे किया गया है जिसमें से कितने लोगों को स्पोर्ट्स, कॉमेडी शो, सीरियल्स, न्यूज़ ये पसंद है, इसका एक पाई चार्ट बना गया है। हमें यहाँ से निकालना है कि कितने चिल्ड्रन को कॉमेडी शोज़ में इंटरेस्ट है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 900। टोटल एंगल ऑफ पाई चार्ट यानी कि ये जो सर्कल बना है इसका टोटल एंगल क्या होगा, 360 डिग्री। यहाँ पे जो चारों एंगल्स हैं उनको सम करके 360 डिग्री आ रहा है। ऑल्सो किसी भी सर्कल का जो कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है वो 360 डिग्री ही होता है। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु शोड इंटरेस्ट फॉर कॉमेडी शोज़ इज इक्वल टू हो जाएगा, कितने लोग कॉमेडी शोज़ पसंद करते हैं। कॉमेडी शो रिप्रेजेंट किया गया है B से, तो B का एंगल है 100 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इज 360 डिग्री इंटू टोटल चिल्ड्रन 900, यानी कि ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 900 इज इक्वल्स टू 250, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। Next, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and DE perpendicular to AB. If AB is equal to 2DC, DE is 12 cm and area of ABCD is equal to 144 cm square, then the length of AB is. So in this question, a trapezium is given in which AB is parallel to DC. trapezium में दो sides parallel होते हैं and the height यानी कि DE is perpendicular to AB, so D is the height। यहाँ पे AB का वैल्यू दिया हुआ है 2DC, यानी कि DC साइड का 2 टाइम्स है एंड DE is 12 सेंटीमीटर, D यानी कि हाइट। सो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है ट्रापेजियम का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें यहाँ से AB लेंथ निकालना है। सो ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या क्या है, AB और DC। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज़। एरिया दिया हुआ है 144, देन हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट क्या है डी ई। सो ये नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी हमें दिया हुआ है 2 डी सी के इक्वल। सो ए बी की जगह 2 डी सी लिखेंगे एंड बाकी सब लिख देंगे। डी ई क्या है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें 3 डी सी मिलेगा 144 इंटू 2/12 इस इक्वेशन को सॉल्व करके ऑब्वियसली। तो यहाँ से 3 डी सी इज इक्वल्स टू 24, डी सी हो जाएगा 24/3 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड ए बी हमारा दिया हुआ है 2 डी सी यानी कि 2 टाइम्स 2 इंटू डी सी। सो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। सो 16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड। ओके, सो लेट्स चेक इट। लेट्स सपोज एनी ऑड नंबर 3 का क्यूब होता है 27। सो 3 इज ऑड एंड 27 इज ऑड, ये तो ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर वी हैव 5 का क्यूब होता है 125। अगेन 125 इज ऑड। ओके, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, इसका क्यूब होता है 343। सो ये भी ऑड है, तो ये भी सही है। 1 जो कि सबसे छोटा ऑड नंबर है, इसका क्यूब होता है 1, ऑड नंबर है, फाइन। सो इसी तरह से आप चेक करोगे तो सारे ऑड नंबर्स का क्यूब ऑड नंबर ही होता है। सो इसीलिए स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। बट हमें बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। सेकंड है क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर कैन नॉट बी अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी किसी भी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है। तो देखिए सिंगल डिजिट नंबर अगर हम 1 को लेंगे, 1 का क्यूब होता है 1, सिंगल डिजिट नंबर है। नेक्स्ट है 2, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है, इसका क्यूब होता है 8 भी सिंगल डिजिट नंबर है। तो यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है। क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर कैन बी अ सिंगल डिजिट नंबर, किस केस में 1 2 इन केस में वो सिंगल डिजिट नंबर ही हो रहा है, यानी कि बी ट्रू नहीं है। यानी कि 1 2 और 3 इन तीनों ऑप्शन में बी है, ये तीनों ऑप्शन ही नहीं होंगे। सो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट होगा। पर फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए हम बाकी और दोनों ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। सी है अ परफेक्ट क्यूब में एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros, ये फॉल्स है क्योंकि परफेक्ट क्यूब 2 zeros से एग्जैक्टली 2 zeros से एंड नहीं होते हैं। परफेक्ट क्यूब एंड होते हैं 3 zeros से। फॉर एग्जांपल 10 का क्यूब क्या है 1000, इसमें टोटल 3 zeros हैं। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो 2 0 से एंड नहीं होगा, वो एटलीस्ट 3 0 से तो एंड होगा। एंड ऑप्शन डी है क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर हैज़ एटलीस्ट 3 डिजिट्स। अब सिंस ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, यानी कि डी को तो ट्रू होना ही है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब में एटलीस्ट 3 डिजिट होने चाहिए। तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर होता है 10, इसका क्यूब है 1000, इसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं। एटलीस्ट 3 डिजिट तो होने ही चाहिए क्यूब में, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट्स ए एंड डी आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ए डी ओनली इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर इज, एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए रखे हैं और हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एंगल 60 के एडजेसेंट यानी कि उसके बगल वाला एंगल होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, इसीलिए ये 60 के बगल वाला हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सिमिलरली 50 के लेफ्ट वाला एंगल हो जाएगा 130 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर्स हैं आपस में। 180 माइनस 50 होता है 130, सो यहाँ पे 130 होगा। तो अब ये फिगर है एक पेंटागन, यानी कि 5 साइड वाला एक पॉलीगन, और किसी भी पेंटागन का सम ऑफ ऑल एंगल्स यानी कि सारे एंगल्स का सम होता है 540 डिग्री। सो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। सो एंगल्स हो जाएंगे 40 प्लस एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 290 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो 2x इक्वल्स टू 540 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। So 2x is 250, so x is equal to 250 by 2 is equals to 125 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर स्कोर्ड मार्क्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एवरी पेपर वाज ऑफ 100 मार्क्स। सो एग्जाम में मदन के मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स में 95, 72, 80, 68 एंड 65 एंड हमें पूछा गया है हिज एवरेज मार्क्स पर सब्जेक्ट इज, यानी कि हमें एवरेज मार्क्स निकालना है मदन के। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा 95 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 68 प्लस 65 डिवाइडेड बाई टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं 5। सो इट्स इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 76। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल विद गिवन साइड इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स के साइड्स हमें दे रखे हैं 3 4 5 5 12 13 6 7 8 एंड 6 8 10। इन चारों ट्राइंगल में हमें पता करना है कि कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल फॉलोज
पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इन चारों ट्रायंगल्स के साइड्स को हमें इस फार्मूला में पुट करके देखना है। जो ट्रायंगल मैच करेगा इस फार्मूले को वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और जो नहीं फिट आएगा इसमें वो नहीं होगा। एक चीज़ देखना कि हाइपोटेन्यूज का हमेशा बड़ा साइज लेना, क्योंकि तभी ये तो फॉलो कर पाएगा ना। हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के बराबर है, तो यानी कि ये तो बड़ा साइड होगा। छोटे दो साइड्स को परपेंडिकुलर और बेस ले लेना और बड़ा साइड को हाइपोटेन्यूज लेना। अब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 25। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड में भी 13 स्क्वायर जो है वो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है। ये आप चेक कर लेना, 169 होगा दोनों साइड में, तो बराबर हो जाएगा। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सी में जो है वो 8 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये तो आप देख के ही पता करोगे, क्योंकि 6 और 7 8 से ज़्यादा छोटे नहीं हैं, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 8 के स्क्वायर के इक्वल तो नहीं होगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ट्राइंगल डी राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो जो ट्राइंगल राइट ट्रायंगल नहीं है वो है ट्रायंगल सी। तो ट्रायंगल सी ऑप्शन नंबर 4 में है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि कौन से ऑप्शन में कौन सा चीज़ दिया हुआ है, मार्क अच्छे से करना। सो ऑप्शन नंबर 4 सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है इन्वॉल्विंग क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला है क्यूब रूट ऑफ 27। सो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। -2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 का क्यूब। सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 125 इज़ 5, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अब बचा 3 - 2 इंटू 2 प्लस 5। सो बर्मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 4 पहले हो जाएगा। सो 3 - 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट। अब 3 प्लस 5 होता है 8 - 4 इज इक्वल्स टू 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। सो 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज़। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज निकालना है। सो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड 11। सो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यानी कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो इनका सम हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5। सो ये हो जाएगा 28/5 दैट इज इक्वल्स टू 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स हैव द सरफेस एरियाज इन द रेशियो 4:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स? तो 2 क्यूब्स के सरफेस एरियाज़ के रेशियो दिया हुआ है। यहाँ से हमें इनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। a यानी कि साइड, क्यूब का साइड का लेंथ। तो हम यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 1 ले लेंगे डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। सो ये हो जाएगा 6a1² डिवाइडेड बाय 6a2²। a1 a2 क्या है? a1 है साइड ऑफ क्यूब 1 और a2 हमने लिया है साइड ऑफ क्यूब 2। तो सरफेस एरियाज़ का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:9, यानी कि 4/9। इसको हम बैठा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 और 6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे सरफेस एरिया के फॉर्मूले से। तो ये बचेगा 4/9 इज इक्वल टू a1² बाई a2²। तो a1² इज इक्वल टू 4 और a2² इज इक्वल टू 9। तो a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 3। सो a1/a2 का रेशियो 2/3, यानी हमारे पास अभी क्यूब के साइड का रेशियो है। अब हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2, इसको हम फार्मूला में डाल देंगे। ये हो जाएगा a1³ बाई a2³। फार्मूला क्या होता है? क्यूब के वॉल्यूम का साइड क्यूब। तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम a1³ बाई a2³ पुट कर देंगे। 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, जो कि हमें a1/a2 मिला था वहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 हो जाएगा 8/27, यानी कि 8:27। सो ऑप्शन नंबर 2 8:27 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 equal cuboids with dimension 6 cm into 10 cm 4 cm are joined side by side. The volumes of the solid so formed is। तो यहाँ पे 4 इक्वल क्यूबॉइड्स हैं जिनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखा है 6 × 10 × 4। तो इनको साइड बाय साइड जॉइन करा गया। अब इसमें से जो बड़ा क्यूबॉइड बना इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इनको जॉइन करके क्या बना? बड़ा क्यूबॉइड, जिसे सॉलिड कहा जा रहा है। सो इस सॉलिड का वॉल्यूम हो जाएगा 4 छोटे क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम के टोटल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबॉइड्स। एंड 4 क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 × वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। एंड एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सो ये हो जाएगा 4 × 6 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 4 × 240 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है तो वो क्यूब हो जाएगा। सो ये फाइनली हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब।
जिसको लिखा जाता है 960 क्यूबिक सेंटीमीटर के रूप में। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितु इज 4 years younger than her brother Varun. After 5 years the sum of their ages will be 70 years. What is the present age of रितु? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रितु जो है वो अपने भाई वरुण से 4 साल छोटी है और 5 साल बाद इन दोनों के एजेस का सम हो जाएगा 70 ईयर्स। और यहाँ से हमें फाइंड करना है कि रितु का अभी का एज कितना है। तो रितु का एज उसके भाई से 4 साल छोटा बताया गया है। तो मान लेते हैं वरुण यानी कि रितु के भाई का एज x ईयर्स है, तो रितु का एज हो जाएगा x-4 क्योंकि वो अपने भाई से 4 साल छोटी है। तो अब क्या है, अब 5 साल बाद का डेटा दिया हुआ है। 5 साल बाद वरुण का एज हो जाएगा x+5, अभी जितना है उससे 5 साल ज़्यादा होगा ना। एंड सिमिलरली रितु का एज क्या हो जाएगा, अभी जितना है +5, अभी है उसका एज x-4 +5 यानी कि x+1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो 5 साल बाद वाला जो एज है इन दोनों का सम करके वो होगा 70। सो x+5 जो कि वरुण का 5 साल बाद का एज है प्लस x+1 जो कि रितु के 5 साल बाद का एज है, ये दोनों का प्लस करने पे होगा 70। सो इसको सॉल्व करने पे x का वैल्यू आ जाएगा 32 ईयर्स। x क्या है, x है वरुण का प्रेजेंट एज, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है रितु का प्रेजेंट एज। तो रितु का प्रेजेंट एज हुआ है x-4 यानी कि 32 - 4 इज इक्वल्स टू 28 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्बल्स 3/5 आर रेड, हाफ ऑफ द रिमेनिंग आर ग्रीन। इफ द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज 12 देन हाउ मेनी आर रेड मार्बल्स। तो क्वेश्चन में है कि कुछ मार्बल्स हैं जिनके 3/5 यानी कि जितने मार्बल्स हैं उसका 3/5 पार्ट रेड है एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग यानी कि अब जो बचे रेड मार्बल्स को छोड़ के जो बचे उनका हाफ है ग्रीन। अब ग्रीन मार्बल्स का हमें टोटल नंबर दिया हुआ है 12, तो हमें पता करना है कि रेड मार्बल्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स बी x। बता रखा है कि 3/5 ऑफ द टोटल इज रेड यानी कि 3/5 x इज इक्वल टू रेड मार्बल्स। अब बचे कितने यानी कि रिमेनिंग हुआ x - 3/5 x इज इक्वल्स टू 2/5 x। अब हमें बता रखा है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रिमेनिंग कितने थे 2/5x, ये हो जाएगा 1/5x। और ये क्या है, ये है ग्रीन मार्बल्स और हमें ग्रीन मार्बल्स का नंबर दिया हुआ है 12। सो 1/5x ग्रीन मार्बल्स थे इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 12 × 5 इक्वल्स टू 60। सो रेड मार्बल्स हमें निकालना है, रेड मार्बल्स हैं 3/5x, x हमने अभी निकाला 60। सो 3/5 × 60 इज इक्वल्स टू 36 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 156 डिग्री। तो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें कितने साइड्स हैं ये हमें पता करना है और इसका हर एक इंटीरियर एंगल यानी कि अंदर के एंगल का साइज है, अंदर का एंगल है 156 डिग्री। ओके, सो इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन का वो है n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। सो इस फॉर्मूला में हम फिट कर देते हैं। इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है 156 डिग्री। सो n-2 × 180 डिग्री बाई n इज इक्वल्स टू 156 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, n को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो n-2 × 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 156 डिग्री n। यहाँ से हो जाएगा 180 n - 360 इज इक्वल टू 156 n। तो n वाले टर्म्स को सिमिलर साइड ले जाएंगे तो 180 - 156 n हो जाएगा 24 n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 15। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। If two perpendicular sides of a triangle are 9 cm and 40 cm and length of the side opposite to right angle is x cm, then the value of x is। तो ये क्वेश्चन है राइट एंगल ट्राइंगल का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है राइट एंगल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर साइड्स, तो परपेंडिकुलर साइड्स कौन कौन से होते हैं, बेस और उस पर परपेंडिकुलर होता है। इनका मेजरमेंट दिया हुआ है 9 और 40। तो बेस को हम बड़ा वाला ले लेंगे 40 और परपेंडिकुलर यानी हाइट को लेंगे 9 सेंटीमीटर। और बता रखा है कि राइट एंगल का ऑपोजिट वाला यानी कि हाइपोटेन्यूज x है। तो अब यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। सो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 प्लस 81। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1681 एंड इसी से x निकल आएगा 1681 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 41। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। Next question, the value of a car depreciates at 10% per annum. Jayant bought the car for rupees 8 lakh. What will be its value after 3 years?
तो किसी कार का वैल्यू डिप्रिशिएट्स यानी कि डिक्रीज़ करता है हर एक साल 10% से, मतलब हर एक साल 10% इसका प्राइस डिक्रीज़ करते रहेगा। दैट मीन्स अगर अभी इसका प्राइस है x रुपीज़ तो अगले साल इसका प्राइस 10% कम हो जाएगा, x माइनस 10%, द नेक्स्ट ईयर अगेन 10% कम हो जाएगा। तो इसी लूप में चलेगा एंड इसका प्राइस कितना है ₹8 लाख। तो इसका प्राइस 3 ईयर्स के बाद क्या होगा ये हमें पता करना है। तो ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सिंस यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है यानी कि ये कंपाउंडेड एनुअली होगा, हर एक साल कंपाउंड किया होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1/1 माइनस R/100 टू द पावर n। P है प्रिंसिपल, R है रेट एंड n है टाइम। प्रिंसिपल यानी कि जो प्राइस है कार का दैट इज़ 8 लाख, रेट है 10% एंड टाइम है 3 ईयर्स। तो फॉर्मूला में डाल देंगे 8 लाख इंटू 1 माइनस 10/100 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 8 लाख इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 100 होगा एंड 100 माइनस 10 होता है 90। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 8 लाख इंटू 90/100 टू द पावर 3। तो 90/100 को हम 9/10 के फॉर्म में लिख लेंगे एंड इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 लाख इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 दैट इज़ इक्वल्स टू 800 इंटू 729। ये हो जाएगा ₹5,83,200 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ द डेटा सेट 3, 11, 8, 9, 6, 7, 12 इज। तो ये एक डेटा सेट है, इसका हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज कर लेना होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेटा है। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डेटाज है, ऑड नंबर ऑफ सैम्पल्स है, इसीलिए यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला होगा n+1/2th टर्म। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, उसके बाद n+1/2th टर्म यहाँ पे ढूंढना है। n है 7 यानी कि कितने नंबर्स, कितने डेटा है, तो n हो गया 7। तो मीडियन हो जाएगा 7+1/2th टर्म दैट इज़ 8/2 यानी कि 4th टर्म। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में 4th टर्म क्या हो जाएगा 3, 6, 7, 8 8 है 4th टर्म। सो 8 विल बी द आंसर, 8 विल बी द मीडियन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज हाइट ऑफ 6 बॉयज इज 5 feet 3 inches. If one boy is 6'1", that is 6 feet 1 inches tall, then the average height of remaining boys is। तो ये एवरेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे फीट और इंचेस का प्रॉब्लम होगा। सो यहाँ पे एवरेज हाइट है 6 बॉयज़ का 5 feet 3 inches एंड इनमें से बताया जा रहा है कि एक बॉय का जो हाइट है वो है 6 feet 1 inches। और हमें बाकी बॉयज़ यानी कि बाकी कितने बचे 5 बॉयज़ का एवरेज हाइट निकालना है। तो एवरेज हाइट का फॉर्मूला होगा सम ऑफ हाइट ऑफ ऑल बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। तो एवरेज हाइट दिया हुआ है 5 feet 3 inches इक्वल्स टू सम ऑफ हाइट ऑफ ऑल बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 6। तो ये 6 हम यहाँ पे लिख दिया। 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर डिवाइडेड है। सो ये हो जाएगा 5 feet 3 inch इंटू 6 इज इक्वल टू सम ऑफ 6 बॉयज़, सम ऑफ हाइट ऑफ 6 बॉयज़। तो अब हो जाएगा ये 6 मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 30 feet 18 inch इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ 6 बॉयज़। ओके, सो 1 foot इज इक्वल्स टू 12 inches। तो यहाँ से हम 18 इंच को क्या लिख सकते हैं 12 + 6 इंच और 12 इंच इज इक्वल टू 1 foot। तो ये 30 feet 12 + 6 इंच क्या हो जाएगा 30 feet + 1 feet 6 inches। अब 30 + 1 हो जाएगा 31। सो 31 feet 6 inches इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ 6 बॉयज़। सो 31 feet 6 inches इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ 5 बॉयज़ प्लस एक बॉय का हाइट दिया हुआ है 6 feet 1 inch। तो यहाँ से हमें सम ऑफ हाइट ऑफ 5 बॉयज़ क्या निकल आएगा 31 feet 6 inch माइनस जो एक बॉय का हाइट दिया हुआ है वो दैट इज़ 6 feet 1 inch। सो ये हो जाएगा 25 feet 5 inch इज इक्वल टू सम ऑफ हाइट ऑफ 5 बॉयज़। सो यहाँ से हमें एवरेज निकालना है 5 बॉयज़ का हाइट का। तो दैट विल बी सम ऑफ हाइट ऑफ 5 बॉयज़ डिवाइडेड बाय 5। तो हमने अभी सम निकालना हाइट का जो है 25 feet 5 inch डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5 feet 1 inch दैट इज़ 5'1". Next is by which smallest number 2700 must be multiplied so that the new number is a perfect cube। Okay, so perfect cube बनाने के लिए 2700 में सबसे छोटा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो परफेक्ट क्यूब बने। तो सिंस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो छोटे नंबर से ट्राई करना, चेक करना करने का। तो सबसे छोटा है 6, इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसका बाद है 10, अगर 2700 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 27000 दैट इज़ क्यूब ऑफ 30। सो 30 का क्यूब हो जाएगा 27000, इसीलिए वो एक परफेक्ट क्यूब है। सो इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया 10
सबसे छोटा नंबर 10 से ही हमें एक परफेक्ट क्यूब मिला, सो ऑप्शन नंबर 2 10 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 इंटू 20 इज, यानी कि 1 से 20 तक के जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितने ज़ीरोज़ हमें मिलेंगे, जो नंबर हमें मिलेगा इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये ढूंढना है। ओके सो देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5, इनमें इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है 10, यानी कि एक ज़ीरो यहाँ से मिलेगा। 4 इंटू 15 होता है 60, यानी कि यहाँ से एक ज़ीरो मिलेगा। 10 खुद में एक ज़ीरो यहाँ पे है, 20 में एक ज़ीरो है, यानी कि टोटल कितने ज़ीरो हुए, टोटल हुए 4 ज़ीरोज़। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो एंड में नहीं आएगा, तो दैट मीन्स इसमें टोटल 4 ज़ीरोज़ आएंगे जो प्रोडक्ट मिलेगा उससे, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 4 विल बी द आंसर। Next, if A is to B is to C is to D is equal to 1 is to 2 is to 3 is to 5, then the value of A square plus B square plus C square by B square plus C square plus D square is। तो यहाँ पे ए बी सी डी का रेशियो दिया हुआ है 1 2 3 5। अब यहाँ से नीचे वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो सिंस ए बी सी डी रेशियो के टर्म में दिए हुए हैं तो यहाँ से हम इन्हें एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। रेशियो को हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1x, बी इज इक्वल टू 2x, सी इज इक्वल टू 3x एंड डी इज इक्वल टू 5x। अब बस इन वैल्यूज़ को पुट करना है इनके करस्पॉन्डिंग जो ए बी सी डी के जगह पे। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, सो 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सो 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। अब इसको अगर हम ऐड कर देंगे जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको, तो ये मिलेगा 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 38x स्क्वायर। इसको कैंसिल करने पे हमें मिलेगा 14/38 दैट इज इक्वल्स टू 7/19। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड स्टार्ट हिज जर्नी फॉर हिज होम टाउन 132 किलोमीटर अवे फ्रॉम रेसिडेंस एट 9 AM। एट व्हाट टाइम विल ही रीच हिज होम टाउन। तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर, और कब स्टार्ट कर रहा है, टाइम स्टार्ट कर रहा है 9 AM पे। तो हमें टाइम निकालना है, उसके बाद पता करना है कि वो कितने बजे पहुंचा अपने घर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस का जगह है 132 किलोमीटर, स्पीड का जगह है 48 किलोमीटर पर आवर, तो ये निकल आएगा 2.75 आवर। अब इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। 2.75 आवर इंटू 1 आवर में होता है 60 मिनट, सो इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 165 मिनट्स। ये होता है 120 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर, और कितना बचा है 45 मिनट्स। सो 2 आवर 45 मिनट्स इसको टाइम लगेगा घर पहुँचने में। सो 9 AM के बाद 2 आवर 45 मिनट्स क्या होता है 11:45 AM. So 11:45 AM, that is fourth option is the correct answer. Next question है, if the points A 3,0 and B 0,4 are joined, then what will be the area of the triangle formed by AB and the coordinate axis. तो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B, इनके पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है कि इनको ज्वाइन कर दिया जा रहा है एंड इनके बीच में इस ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके प्लस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, दैट मीन्स एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो इनका ट्राइंगल बना इसका एरिया हमें पता करना। तो एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यानी कि नीचे वाले एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन बना रहा है वो, तो नीचे है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है 3,0। 3 एक्स को रिप्रेजेंट करता है, 0 वाई को रिप्रेजेंट करता है। सो 3 यानी कि 3 यूनिट्स हो जाएगा हमारा बेस, एंड वाई एक्सिस पे क्या है बी, पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है 0,4। 0 रिप्रेजेंट करेगा एक्स को एंड 4 रिप्रेजेंट करेगा वाई को। सो वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स ये बना रहा है। सो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा 3, हाइट हो जाएगा 4, सो दिस विल बी 12/2 इज इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट इज इफ इन पॉलीहेड्रन V stands for number of vertices, F stands for number of faces and E stands for number of edges, then which of the following cannot be true for a polyhedron. पॉलीहेड्रन्स क्या होते हैं, जैसे क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए, ये सब पॉलीहेड्रन्स होते हैं। तो इसमें V क्या है वर्टिसेस, F होता है फेसेस, E होता है एजेस। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा एक पॉलीहेड्रन नहीं है। सो पॉलीहेड्रन का फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस का एक फार्मूला होता है जो है F + V - E इज इक्वल्स टू 2। तो इस फार्मूला में हम इन जो गिवन ऑप्शंस के मेजरमेंट्स हैं उनको पुट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा पॉलीहेड्रन है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है V = 8, F = 6, E = 12। इसको पुट करके देखने से हमें मिल रहा है कि जो फार्मूला है वो इज इक्वल
टू 2 आ रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट वाला तो पॉलीहेड्रन है। सेकंड वाले में पुट करके भी हमें 2 मिल रहा है, यानी कि सेकंड वाला भी पॉलीहेड्रन है। थर्ड वाले में अगर हम पुट करें 5 + 6 - 10 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1, दैट मीन्स ये पॉलीहेड्रन नहीं है। फोर्थ वाला में भी 2 मिल रहा है, दैट मीन्स फोर्थ वाला तो पॉलीहेड्रन है। सो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि v = 6, f = 5, e = 10, ये वाला ऑप्शन जो है ये पॉलीहेड्रन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है ऑल फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइज 5 cm आर रेड पेंटेड एंड इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 1 cm. व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स फॉर्म्ड व्हिच हैव नो फेस विथ रेड कलर? एक क्यूब है जिसका साइड का लेंथ है 5 cm और इसके जो सारे साइड्स हैं उसको रेड पेंट से पेंट कर दिया गया एंड अब इसको छोटे छोटे स्मॉलर क्यूब्स में टुकड़ा किया गया जिसका साइड है 1 cm ईच। अब हमें पूछा जा रहा है कि छोटे क्यूब्स का टोटल वॉल्यूम कितना होगा जो जिनमें कोई भी पेंट ना लगा हुआ। तो यहाँ पे देखिए बिग क्यूब जो है इसके चारों साइड कलर कर दिया गया है। अब जो इसके मिडल वाले पोर्शन होगा वो उसमें कलर नहीं लगा होगा, तो दोनों साइड से 1-1 सेंटीमीटर के छोटे स्मॉल क्यूब बन गए हैं, यानी कि मिडल में 3 सेंटीमीटर वाले जो एरिया होगा वहाँ पे वो वाला एरिया पेंटेड नहीं होगा। दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर हमारा साइड हो जाएगा ऐसा क्यूब का जिनमें पेंटेड ना हो, यानी कि अब जो वॉल्यूम हमें निकालना है उसके लिए हम ये 3 सेंटीमीटर को यूज़ करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, दैट मीन्स 3 का क्यूब होगा 27, दैट इज़ 27 सेंटीमीटर क्यूब जो टोटल वॉल्यूम होगा उसमें कोई भी पेंट नहीं किया है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। Next is what is the greatest value of a for which the 6-digit number 326A50 is divisible by 3? यानी कि a का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा जिसके लिए ये जो 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है 326A50 ये 3 से डिविजिबल होगा। ओके, सो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके जो सारे डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस जो बाकी डिजिट्स हैं a को छोड़ के उनको सम कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 16। सो 16 + a इस पूरे नंबर को इस पूरे चीज़ को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा तभी ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब a का हमें सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन में सबसे बड़ा है 9, सो 16 + 9 होता है 25 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 16 + 8 इज इक्वल्स टू 24, सो 24 जो है 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको। सो 8 विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a, सो ऑप्शन नंबर 3 8 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7/3 + 7/3 डिवाइडेड बाय 14/3 - 1/7 डिवाइडेड बाय -14/49। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन है, इसे सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। सो सिंप्लीफिकेशन के लिए बॉडमास रूल लगाएंगे। तो बॉडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, बट यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस की वजह से, तो इसके लिए हम इसको ओपन नहीं करेंगे। इसके बाद होता है डिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑफ तो है नहीं, सो डिवीजन करेंगे। डिवीजन के लिए हम -14/49 जो है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ताकि इसको मल्टीप्लाई कर सकें। सो -1/7 इंटू -49/14 क्या हो जाएगा +1/2। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ओके, अब यहाँ पे और एक डिवीजन बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। 7/3 इंटू 3/14 हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2। सो फाइनली हमें मिला 7/3 + 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा। इसको इसमें हम एलसीएम ले लेंगे जो हो जाएगा 6। तो यहाँ से 14 + 3 + 3/6 इज इक्वल टू 20/6, दैट मीन्स 10/3 इसका आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज ₹425, द कॉस्ट ऑफ 12 डजन ऑरेंजेस इज ₹744 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 kg मैंगोज इज ₹480। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 kg एप्पल्स, 8 डजन ऑरेंजेस एंड 8 kg मैंगोज? तो यहाँ पे 5 kg एप्पल का प्राइस दे रखा है 425, 12 डजन ऑरेंजेस का प्राइस है 744 एंड 4 kg मैंगोज का प्राइस है 480। तो हमें अभी 8 kg एप्पल्स, 8 डजन ऑरेंजेस एंड 8 kg मैंगोज का प्राइस निकालना है। तो जैसे कि दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स इज इक्वल टू 425, तो यहाँ से 1 kg एप्पल्स का क्या हो जाएगा 425 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 kg का अगर 425 तो 1 kg का क्या होगा डिवाइड कर देंगे 5 से। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 8 kg एप्पल्स का प्राइस, तो बस 1 kg का कितना है उससे हम 8 को मल्टीप्लाई करने पे 8 kg एप्पल्स का प्राइस निकल जाएगा। दैट मीन्स 425 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 85 इंटू 8, दैट इज 680 रुपीज़। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 12 डजन ऑरेंजेस दिया हुआ है 744 रुपीज़, यानी कि 1 डजन ऑरेंजेस का क्या होगा, जो 744 है उसमें 12 डिवाइड कर देंगे। तो अब हमें 8 डजन ऑरेंजेस का प्राइस निकालना है, तो ये हो जाएगा जो 1 डजन ऑरेंजेस का प्राइस है इंटू 8, तो ये हो जाएगा ₹496 रुपीज़। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 4 kg मैंगोज़ दिया हुआ है ₹480, सो 1 kg मैंगोज़ का कॉस्ट हो जाएगा ₹480 डिवाइडेड बाई 4 एंड 8 kg का हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
8, सो ये हो जाएगा ₹960। अब हमें इन सारे को ऐड कर देना है, सो टोटल हो जाएगा ₹2136, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। Next question. Pawan bought a second-hand TV for ₹4300. He spent ₹500 on its repair and sold it for ₹5856. In this transaction, his gain was। तो यहाँ पे एक सेकंड हैंड टीवी खरीदता है पवन, जिसका प्राइस उसको पड़ता है ₹4300। अब वो उस पर ₹500 इन्वेस्ट करता है रिपेयर करने के लिए, और इसको वो ₹5856 में बेच देता है। तो इसमें उसका गेन कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, ये पता करना है। ओके, सो कॉस्ट प्राइस कितना है ₹4300। इसमें रिपेयर करने के लिए लगा इसको ₹500। तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा ₹4800। इसको हम टोटल कॉस्ट प्राइस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना पैसा पवन को लगा उस टीवी को ठीक करने में प्लस खरीदने में, तो इसीलिए इसको टोटल कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ओके, अब वो इसको बेच रहा है ₹5856 में, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5856। गेन यानी प्रॉफिट परसेंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। दैट मीन्स अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। सेलिंग प्राइस है 5856 माइनस कॉस्ट प्राइस है 4800 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 4800 इंटू 100। ये निकल आएगा 1056 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 100, दैट इज 22%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 120 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल एंड देयर इज फूड प्रोविजन फॉर 25 डेज। हाउ लॉन्ग विड दीज प्रोविजंस लास्ट आउट इफ 30 मोर स्टूडेंट्स जॉइन द ग्रुप। यानी कि किसी हॉस्टल में 120 स्टूडेंट्स रहते हैं एंड उनके लिए खाना है 25 दिन का। अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि ये खाना कितना दिन और चलेगा अगर 30 और स्टूडेंट्स इन बच्चों को ज्वाइन करते हैं। यानी कि 120 स्टूडेंट्स पहले से थे, अब 30 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब कितने स्टूडेंट्स हो गए 120 + 30 इज इक्वल टू 150 स्टूडेंट्स। यानी कि 150 स्टूडेंट्स के लिए ये खाना कितने दिन तक चलेगा, ये हमें पता करना है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले थे 120 जिनके लिए 25 डेज़ का फूड था। अब टोटल स्टूडेंट्स है 120 + 30 यानी कि 150 स्टूडेंट्स। अब इनके लिए कितना दिन चलेगा ये हमें पता करना है। सो एक्स हम इसको मान लेते हैं। सो अब क्या है, पहले थे 120 अब है 150, यानी कि स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं, तो अब खाना जो है वो कम दिन चलेगा। तो इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर ऐसा चीज़ होता है कि स्टूडेंट्स बढ़ने के साथ खाना भी बढ़ता है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता, पर यहाँ पे खाना कम होगा ना, क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो खाना कम दिन चलेगा, इसीलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 120/150 इज इक्वल टू एक्स जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। 120 के करस्पॉन्डिंग 25 डेज थे, तो हम उसको वैसे नहीं लिखेंगे, 120 के करस्पॉन्डिंग x लिखेंगे एंड 150 के करस्पॉन्डिंग 25 लिखेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 120 × 25/150 इज इक्वल्स टू 20 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट, इफ एन आइटम इज सोल्ड एट ₹1292 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% देन द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम इज। तो कोई आइटम है जिसको 1292 में बेचा जा रहा है डिस्काउंट देने के बाद। डिस्काउंट कितने % का दिया जा रहा है, 15%, यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद अब इसका प्राइस है 1292 रुपीज़। तो हमें इसका मार्क्ड प्राइस पता करना है। मार्क्ड प्राइस यानी कि जो उस आइटम पे लिखा हुआ रहता है, टैग पे जो प्राइस दिया हुआ रहता है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹1292 एंड डिस्काउंट मिल रहा है 15% का। लेट मार्क्ड प्राइस भी ₹X। सो यहाँ पे जो डिस्काउंट लगता है वो मार्क्ड प्राइस पे ही लगता है, जो प्राइस रिटर्न रहता है आइटम पे उस पर। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस हमने माना x, डिस्काउंट कितना है 15% का, यानी कि 15/100x इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस है 1292 रुपीज़। तो यहाँ से हम अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। x और 15/100x का एलसीएम हो जाएगा 100, तो यहाँ से होगा 100x माइनस 15x/100 इज इक्वल टू 1292। यहाँ से मिलेगा हमें 85x/100 इज इक्वल टू 1292। सो 85x इज इक्वल टू 1290 इंटू 100 and x is equal to 1292 into 100/85 is equals to 1520 rupees, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 kg of metal A and 24 kg of metal B are melt together to form an alloy. The percentage of metal A in the alloy is। तो एक अलॉय बना जा रहा है जिसमें मेटल A का 6 kg है और मेटल B का 24 kg है। तो टोटल अलॉय में मेटल A का कितना परसेंटेज है ये पता करना है। सो मेटल A इज़ 6 kg, मेटल B इज़ 24 kg। तो टोटल अलॉय हो जाएगा 6 + 24 इज इक्वल टू 30 kg का। अब इसमें मेटल A का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंट ऑफ मेटल A इन अलॉय इज इक्वल टू मेटल A का वेट कितना है 6 kg डिवाइडेड बाय टोटल अलॉय कितना है 30 kg इज इंटू 100, यानी कि 6/30 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 20%। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3142 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 3142 से सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको माइनस करने से हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा।
सो 3142 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 3142 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिजिट्स को दो दो के पेयर में डिवाइड किया जाता है। तो जैसे 42 को एक पेयर, 31 को एक पेयर, अगर और एक नंबर होता तो उसको सिंगल पेयर रखना पड़ता। तो इसको अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। 31 एक पेयर बना है तो 5 5 से 25 स्क्वायर नंबर से हमें लेना है, ठीक है। सो ये 5 इधर क्वेश्चन में आ गया एंड 25 को अगर हम 31 से माइनस करेंगे तो 6 निकलेगा, नीचे आएगा और रिमाइंडर। अब 42 जो दूसरा पेयर है उसको हम डायरेक्टली नीचे ले आएंगे, साथ में नीचे आएगा दोनों नंबर्स। अब इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में 5 + 5 होता है 10। अब 10 में ऐसा नंबर को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है जिससे 642 के अराउंड नंबर मिले। तो 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 आएगा, ठीक है। 106 को 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और 6 दोनों को ऊपर नीचे हमने ऐड करा एंड मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया। यहाँ से हमें रिमाइंडर मिला 6 एंड क्वेश्चन मिला 56। रिमाइंडर 6 आया, यानी कि 3142 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3136, जो कि 56 का स्क्वायर है। तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। सो सबसे छोटा नंबर जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट, इफ अल्फाबेट्स A, B, C are represented by numbers 1, 2, 3, then the value of root over z minus a is। दैट मीन्स अल्फ़ाबेट के लेटर्स को अगर हम 1, 2, 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो रूट ओवर z माइनस ए का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। सो रूट ओवर z माइनस ए क्या हो जाएगा, z को हम 26 लिखेंगे क्योंकि z 26 लेटर है। सो z की जगह 26 एंड a की जगह 1। सो रूट ओवर 26 - 1 इज इक्वल टू रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री, इट्स डायगोनल्स आर इक्वल बट नॉट ऑल साइड्स, व्हाट इज द पॉलीगन। किसी पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है 360 डिग्री, इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल है बट इसके सारे साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये पॉलीगन कौन सा है। ओके, तो 360 डिग्री किन पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है ये सबसे पहले निकालना है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे टोटल इंटीरियर एंगल का सम हमें 360 डिग्री दिया रखा है। सो दैट इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। दैट मीन्स n-2 इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। सो n-2 इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि n4, यानी कि n क्या है, साइड, कितने साइड होते हैं पॉलीगन में ये हमने पता कर रखा। सो 4 साइड वाले क्या क्या पॉलीगन्स होते हैं, रेक्टेंगल्स हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, काइट हो सकता है। तो इनमें से हमें पता करना है कि किस पॉलीगन का डायगोनल्स इक्वल होता है बट साइड्स नहीं। तो देखिए, 4 साइड वाले इन पॉलीगन्स में डायगोनल्स इक्वल होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के केस में। अब इनमें हमें पता करना है कि साइड किस में इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल में साइड इक्वल नहीं रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, जबकि स्क्वायर और रोम्बस में क्या है, उसमें साइड्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल्स है, इसीलिए स्क्वायर रोम्बस नहीं होगा, इसका आंसर होगा रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस दे रखा है 88 सेंटीमीटर, हमें इसका एरिया निकालना है और पाई का वैल्यू हमें यूज़ करना है 22/7। सो सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो सर्कमफेरेंस दे रखा है 88, सो 88 इज इक्वल टू 2πr। पाई का वैल्यू हमें यूज़ करना है 22/7। आर क्या है, रेडियस, तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा 88 × 7/2 × 22, तो आर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। सो यहाँ पे पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, रेडियस है 14 × 14 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। Next, number 1 to 14 are written on different cards, one number on one card and kept in a box. One card is picked up from the box. What is the probability that the card shows a perfect square number? सो 40 कार्ड्स हैं जिनमें 1 से 40 तक नंबर्स लिखे हैं और इनमें से एक कार्ड उठाया गया और हमें पता करना है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो। तो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड सो ऑन। तो 40 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या क्या हैं, 1, 4, 9, 16, 25 और 36, यानी कि 40 तक टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये जो कार्ड हमने उठाया उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर होने का। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल है 40 कार्ड। सो 6 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 3/20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
Next question. 6 identical pipes can fill a tank in 1 hour and 30 minutes. How long will it take to fill the tank if 3 pipes stop working after filling half the tank? 6 आइडेंटिकल यानी सेम दिखने वाले सिमिलर पाइप्स हैं जो एक टैंक को फिल कर पाते हैं 1 घंटा 30 मिनट्स में। एंड हमें पूछा जा रहा है कि ये जो टैंक है वो कब भरेगा अगर 3 पाइप ख़राब हो जाते हैं हाफ टैंक भरने के बाद। सो 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि टैंक को कम्प्लीटली फिल करने के लिए 6 आइडेंटिकल पाइप्स को कितना टाइम लगता है 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 60 + 30 = 90 मिनट्स। तो स्टार्टिंग में क्या था कि ये 6 के 6 पाइप्स खुले थे और इनसे टैंक भर रहा था। कब तक? हाफ टैंक भरा, उसके बाद 3 ख़राब हो गए, यानी कि 6 पाइप हाफ टैंक भर चुके थे। सो 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल हाफ टैंक इन 90/2, क्योंकि देखो फुल टैंक अगर 90 मिनट्स में भर रहे हैं तो हाफ टैंक 90/2 यानी कि 45 मिनट्स में भरेंगे। इसके बाद क्या हुआ, 3 पाइप ख़राब हो गए, यानी कि अब सिर्फ 3 पाइप ही चल रहे हैं। सो 3 पाइप ये जो बाकी हाफ टैंक है ये कब कितने टाइम में भरेंगे? 6 पाइप को हाफ टैंक भरने में 45 मिनट्स लग रहा था, तो 3 पाइप्स यानी कि उसके आधे हो गए हैं, तो इनको उसका दुगना टाइम लगेगा, यानी कि 45 × 2 = 90 मिनट्स। तो टैंक कैसे भरा? फर्स्ट हाफ यानी कि हाफ टैंक भरा 6 पाइप्स के द्वारा यानी कि 45 मिनट्स में। उसके बाद 3 पाइप्स ख़राब हो गया और बाकी का हाफ जो टैंक था वो 3 पाइप्स ने मिलकर भरा। सो वो भरा 90 मिनट्स में। सो टोटल टैंक को फिल होने में टाइम लगा 45 + 90 = 135 मिनट्स। अ सर्टेन नंबर ऑफ men can complete a work in 50 days. If there were 6 more men, the work can be finished in 10 days less. The number of men originally working are. तो कुछ men हैं जो 50 डेज में एक काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि 6 men more, यानी कि पहले जितने लोग थे उससे 6 ज़्यादा लोग अगर काम करते हैं तो ये काम 10 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस काम को करने के लिए 10 दिन कम लगता है। दैट मीन्स 6 लोग और अगर काम करने लगते हैं तो इस काम को करने में 10 दिन कम समय लगता है, यानी कि 50 - 10 = इनको 40 डेज़ का टाइम लगता है। तो ओरिजिनली कितने मैन काम कर रहे थे ये हमें फाइंड करना है। सो मान लेते हैं कि ओरिजिनली x मैन काम कर रहे थे, तो x मैन कितने दिनों में काम कर रहे थे? 50 डेज़ में। और 6 मैन मोर आ गए तो टोटल अब मैन हो गए x + 6, और ये लोग काम कर रहे हैं 50 - 10 यानी कि 40 डेज़ में। तो अगेन यहाँ पे क्या है, अगर हम नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो काम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब काम जल्दी कंप्लीट होगा, यानी कि लेस नंबर ऑफ़ डेज़ विल बी रिक्वायर्ड। सो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है और इसीलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x/x + 6 = उल्टा कर देंगे राइट वाला 40/50। तो इसको सॉल्व करेंगे, 50 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे एंड x + 6 को राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा 50x = 40 × x + 6। ये हो जाएगा 50x = 40x + 240। दिस विल गिव 50x - 40x = 240 and 10x = 240. So x will be 240 divided by 10 = 24. That means there were originally 24 men working. Next question. If one angle of a triangle is 63 degree and remaining 2 angles are in the ratio 1:2, then the measure of the largest angle of the triangle is. अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 63 डिग्री है एंड दूसरे जो 2 एंगल्स है वो रेशियो में है 1:2, देन द मेजर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, यानी कि सबसे बड़ा एंगल का मेजर क्या होगा ये पता करना है। तो एक एंगल दिया हुआ है 63 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं ए, एंड रिमेनिंग 2 को हम मान लेते हैं एंगल बी और एंगल सी, जो कि रेशियो में है 1:2, यानी कि b/c = हम 1:2 ले रहे हैं। तो रेशियो को हटाने के लिए हम एंगल बी को मान लेते हैं 1x एंड एंगल सी को मान लेते हैं 2x। 1x और 2x को अगर आप रेशियो करोगे तो फिर से 1/2 ही आएगा। ओके, तो अब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री। इसमें हम पुट कर देंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का वैल्यू जो भी हमने माना या जो दिया हुआ है। सो एंगल ए इज गिवन 63 डिग्री, एंगल बी है x और एंगल सी है 2x, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 63 डिग्री + 3x = 180 डिग्री। सो 3x = 117 डिग्री। यहाँ से x निकल आएगा 39 डिग्री, एंड x क्या था? x था एंगल बी, यानी कि एंगल बी = 39 डिग्री, और c क्या है? c है 2x, यानी कि 2 × 39 = 78 डिग्री। सो द एंगल्स आर एंगल a = 63 डिग्री, एंगल b 39 डिग्री एंड एंगल c 78 डिग्री, एंड इनमें से सबसे लार्जेस्ट है एंगल सी, दैट इज 78 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. तो किसी सर्कल का एरिया दिया हुआ है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें यहाँ से रेडियस निकालना है. तो वी नो एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 5r स्क्वायर एंड
पाई का वैल्यू हमें क्या यूज़ करना है 22/7। तो एरिया दिया हुआ है 2464 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर है रेडियस। ओके, सो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा 2464 इंटू 7/22। सो आर स्क्वायर विल बी 784 एंड यहाँ से आर इज इक्वल टू √784 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय अ कंपनी इन द फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे एक लाइन ग्राफ है जो कि किसी कंपनी के फर्स्ट 8 वीक्स में कितने सोल्ड हुए आर्टिकल्स वो दिखा रहा है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड इन 8 वीक्स। सो हमें इन 8 वीक्स में कितने आर्टिकल सोल्ड हुए हैं उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल आर्टिकल सोल्ड इन 8 वीक्स, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ वीक्स। तो यहाँ पे कितने आर्टिकल सोल्ड हुए 8 वीक्स में, तो ये हमें लाइन ग्राफ से देखना है और सही से लिखना है। तो फर्स्ट वीक में सेल हुए 4000 आर्टिकल, सेकंड वीक में 5000, थर्ड वीक में 4500, फोर्थ में 3500, फिफ्थ में 4000, देन अगेन 4000, सेवन्थ में 4500 एंड लास्ट में 5500। 5000 और 6000 के बीच में क्या है, जो लाइन है वो 5500 का होगा। सिमिलरली 4000 और 5000 के बीच वाला 4500 का। तो ऐसे ही आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से लिखना है, क्योंकि इसमें गलती होने का चांसेस है। तो इनको अब हम ऐड कर देंगे एंड डिवाइड करेंगे। कितना टोटल नंबर ऑफ वीक्स है 8। सो इनका सम है 35,000 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि इनका एवरेज हो जाएगा 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू √2 + 1, b इज इक्वल टू √3 - 2 एंड c इज इक्वल टू √6 + 2 √2, देन द वैल्यू ऑफ a² + b² - c इज। यहाँ पे a, b और c का वैल्यू दिया हुआ है। इसको ये जो गिवन एक्सप्रेशन है a² + b² - c, इसमें पुट करना है एंड वैल्यू निकालना। सो a² + b² - c हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 + 2 √2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो आइडेंटिटीज आने चाहिए, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, और a - b होल स्क्वायर का होता है a² + b² - 2ab। तो बस इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। सो फर्स्ट में है √2 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 का होल स्क्वायर होता है 2 + 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 2 इंटू √2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 √2। सिमिलरली सेकेंड वाला के लिए होगा √3 - √2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 2 का √2 का स्क्वायर होता है 2 एंड माइनस 2ab। सो 2 इंटू √3 इंटू √2। उसके बाद वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन को हम ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा -√6 - 2 √2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। सो यहाँ पे 2 √2 से पहले माइनस होगा। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ब्रैकेट से सब निकालते हैं। सो 2 + 1 हो जाएगा 3 प्लस 2 √2, देन 3 + 2 हो जाएगा 5 माइनस 2 √6, क्योंकि √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6। रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस √6 माइनस 2 √2। तो यहाँ पे प्लस 2 √2 और माइनस 2 √2 आपस में कैंसिल हो गया, तो बच्चा हमारा 3 + 5 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 √6 माइनस √6 हो जाएगा माइनस 3 √6, क्योंकि माइनस 2 √6 और माइनस √6 से पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 √6 प्लस 1 √6 क्या हो जाएगा 2 + 1 3 एंड √6 तो रहेगा ही। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 8 - 3 √6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5a - 3.5b होल स्क्वायर माइनस 3.5a - 2.5b का होल स्क्वायर, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे फिर से जो फॉर्मूला यूज होगा वो है a - b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है 2.5a का होल स्क्वायर प्लस 3.5b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5a इंटू 3.5b। फिर सेकेंड ब्रैकेट का इसको भी हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, 3.5a का होल स्क्वायर प्लस 2.5b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5a इंटू 3.5b। ये हो जाएगा 2.5a होल स्क्वायर प्लस 3.5b होल स्क्वायर। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि कोई कट रहा है तो कटेगा। माइनस 17.5ab माइनस 3.5a² माइनस 2.5b² प्लस 17.5ab। सो माइनस 17.5ab एंड प्लस 17.5ab आपस में कट गए, तो अब बचा 2.5a² माइनस 3.5a² प्लस 3.5b² माइनस 2.5b²। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.25a² माइनस 12.25a² प्लस 12.25b² माइनस 6.25b²। अब हम सिमिलर टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे 6.25a² माइनस 12.25a², इसमें क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि 12.25 बड़ा है एंड उसके आगे माइनस साइन है, इसीलिए ये हो जाएगा -6a²। अब बचे b² वाले टर्म्स, तो यहाँ पे है प्लस 12.25b² माइनस 6.25b²। तो यहाँ पे बड़ा वाला के सामने प्लस साइन है तो प्लस साइन लगेगा, और यहाँ पे होगा क्या सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होके ये हो जाएगा प्लस 6b²। सो बचा हमारा -6a² प्लस 6b², इसको हम अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6b² माइनस 6a², यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 30% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ a माइनस बी देन a इज टू b इज। तो यहाँ पे भी इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें a और b का रेशियो निकालना है। ओके, सो 30% ऑफ a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 ऑफ a प्लस बी। सिमिलरली 50% ऑफ a माइनस बी को लिख सकते हैं 50/100 इंटू a माइनस बी। ओके, सो 30/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3/10। सिमिलरली 50/100 को हम 5/10 ही रखेंगे क्योंकि 10 ईजी होगा कैलकुलेट करने में। ओके, सो 3/10 इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5/10 इंटू a माइनस बी। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। सो 3/10 a प्लस 3/10 b इज इक्वल टू 5/10 a माइनस 5/10 b। सो अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको एक साइड ले चलते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम b वाले टर्म्स को ले चलेंगे। सो 5/10 b प्लस 3/10 b इज इक्वल टू 5/10 a माइनस 3/10 a। अब देखो सारे डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम ले सकते हैं इजीली। सो 5/10 b और 3/10 b में एलसीएम हो जाएगा 10 एंड 5 प्लस 3 होता है 8। सो ये हो जाएगा 8b/10। सिमिलरली राइट हैंड साइड में एलसीएम हो जाएगा 10 एंड 5 माइनस 3 होता है 2। सो ये हो जाएगा 2a/10। अब दोनों साइड डिनोमिनेटर में है 10 तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो बचा हमारा 8b इज इक्वल टू 2a। क्वेश्चन में हमें a इज टू b पूछा गया है तो हम इसको a/b के फॉर्म में ले आएंगे। सो a/b हो जाएगा 8/2। सो a/b इज इक्वल्स टू 4/1 यानी कि a इज टू b, ये रेशियो b इज इक्वल टू 4:1। तो रेशियो आ गया हमारा 4:1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज ये थे आपके टोटल 50 क्वेश्चंस 2024 क्वेश्चन पेपर के। वीडियो तो मैं फाइनली बना पाई बट अब देखते हैं प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, अपलोडिंग में कितना टाइम लगता है। सो इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो सम लव विथ योर कॉमेंट्स। बाकी 2024 के दूसरे पार्ट्स के सोल्यूशन वीडियोज़ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे तो यहाँ से देख सकते हो। अच्छे से पढ़ो। बाय।